जो असाइनमेंट हम तुम लोगों को दिए हैं इस डेट का, उस असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो शायद नहीं बना हो। वैसे हमको उम्मीद है कि पूरा बन गया होगा। अगर फ्री है तो आप बनाएंगे, अगर फ्री नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। कोशिश करोगे कभी तक इसको आराम से बना लिया जाए, ठीक है। बाबू देखो, कुछ बच्चे का मैसेज है और वो अलग वाले मैंने पर्सनल वाला जो सेक्शन उसमें मैसेज है कि कुछ क्वेश्चंस नंबर हैं जिसको डील किया जाए, जिसको बताया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को हल किया जाए। वैसे ये 2020 का भी क्वेश्चन है तो हम लोग उसको देख लेंगे, और पहले भी शायद बता ही दिया गया है तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम सब क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन नहीं बता सकते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको लग रहा है कि बताना चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जैसे असाइनमेंट में जो भी हम तुमको क्वेश्चन दिए हैं हम देख पा रहे हैं, पहला नंबर हो, दूसरा नंबर हो, तीसरा नंबर शायद बन जाएगा क्योंकि उसमें ए डैश का डैश निकाल के ए वैल्यू को सत्यापित करना है। एडजॉइंट निकालने का है, वो बन जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन दिए हैं वो, या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू दिए हैं वो। एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन वैल्यू दिए हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 7 या 8 नंबर पे होगा वो प्रश्न, वो सब शायद बन जाना चाहिए। एक दिए थे क्वेश्चन नंबर 9 या 10 पे रहा होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो। चैप्टर से पढ़ाया हुआ है, हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि एक बार हम इसको बता देते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन को। तो एक बार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पहले पॉज करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट में जो हम पेज तुमको प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन के असाइनमेंट सेक्शन में, उसका ये 9वां नंबर प्रश्न है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें जब r = 5 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर में हमको जहाँ तक लगता है कि इस तरह का प्रश्न होना भी चाहिए। एक तो ये आपके जो 20-25-30 क्वेश्चन जो रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी ये उसके वेट को हल्का करता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न। तो दोनों चीज़ हम लोगों को लेकर चलना होगा कि अगर वो डिफ़िकल्ट लेवल करता भी है तो कहाँ तक लेकर जाएगा बात को, या फिर वो थोड़ा सा चाहेगा कि जैसे इस साल थोड़ा पढ़ाई हुई है कोविड वगैरह की वजह से, तो इस हिसाब से अगर वो क्वेश्चन को ज़्यादा हाई भी ना ले जाए, ज़्यादा टफ भी ना करे, तो इस तरह का सवाल वो दे सकता है क्योंकि इसमें हर चीज़ की का चेकिंग हो जाता है। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है, सापेक्षता तुम समझते हो या नहीं समझते हो उसकी भी जानकारी तुमको मिल जाती है। मतलब एक क्वेश्चन में यहाँ पर सब कुछ समाहित है, इसलिए ये प्रश्न रह सकता है। अब देखो, इस प्रश्न में हमको निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन तो तब पता चलेगा ना जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्म क्या होता है, ए से लिखते हैं एरिया। ए = क्या होता है, πr², ठीक है। और अब ये जो πr² है, इस πr² में हुआ है परिवर्तन। किसके सापेक्ष परिवर्तन लिखा है, तो परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, यानी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़े या त्रिज्या घटे तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो परिवर्तन को दिखलाने के लिए a में परिवर्तन हो गया, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। अगर हम पढ़े हैं सही से डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, d/dr डिफरेंशिएशन करना है, और a की जगह पर a का वैल्यू रख देंगे πr², ये करना है हमको। तो ये क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष, इज इक्वल पाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर होगा और साथ में क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा। तो dA/dr का वैल्यू क्या हो जाना है, पाई भी होगा, 2 भी होगा, और r के जगह पर 5 सेंटीमीटर रख दिया है, सही है ना। तो dA/dr = 10 पाई। इसके बाद क्या, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर के रूप में त्रिज्या है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर², और त्रिज्या का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सही है ना। तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन दिखेगा वो दिखेगा 10 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेंटीमीटर। जिस तरह से इसमें बदलाव होगा क्षेत्रफल में कुछ इस तरह से बदलाव दिखेगा। और 2 नंबर आप ग्रैब कर जाते हैं, अच्छा हो जाता है, 2 नंबर का स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। सापेक्षता को बताने के लिए बाबू dA/dr
इस तरह से डी लगा देते हैं आगे में, है ना, जानते हैं ये चीज़ तो पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है, तो हम फिर से वीडियो पॉज कर रहे हैं, तुम आराम से इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ये सवाल तुम पूछ सकते हो हमसे, वो भी कर देते हैं। ठीक है, नोट करो। ये प्रश्न जो है ये भी असाइनमेंट के प्रश्न संख्या 10 पर दिया गया है, और ये प्रश्न भी मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए ना कि ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है कि सर बता दीजिए ये वाला प्रश्न। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी इसको ध्यान से समझ लेते हैं। और तुम में से मैक्स, या फिर हो सकता है कि ये सवाल किसी का ना रहे, तुम में से मैक्सिमम क्या, हमको लगता है कि ये सवाल तुम में से कोई नहीं पूछोगे हमसे, क्योंकि सबको आ रहा होगा। फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न बताना चाहिए तो हम बता देते हैं। तुम इसको स्किप कर जाओ। देखो, एक तो ये कि बाबू कि फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये वाला, सही है ना। और इस फॉर्मूला के बेस पे हमको लगता है कि ये हल किया जा सकता है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस कॉस एक्स जैसे है वो वैसे ही रहेगा dx के लिए, सही है। और क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक बार a प्लस बी होगा और एक बार a माइनस बी भी हो जाएगा, और नीचे हर के रूप में कौन है, 1 प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी गिवन है dx के लिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल होगा, हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 1 माइनस कॉस एक्स एंड dx, सही है। थोड़ा सा हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx, सही है। इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाता है, x, cos का क्या हो जाता है, sin x, और डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट के लिए ये हो गया इसका रूप, ये आंसर। ऑब्वियसली तुम जानते होगे, तुम स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन के लिए इसको पहले हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, तुम आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये भी असाइनमेंट के सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में है लिखा हुआ, और ये प्रश्न देख करके ही तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला केस चलने वाला है। और ये भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये एलिमिनेट हो भी रहा है। कैसे हो रहा है, अगर हम इसको एक्स क्यू के रूप में ब्रेक करेंगे तो वो 3x स्क्वायर बनाएगा। अगर हम x टू द पावर 6 को एक्स क्यू के रूप में रख दें और उस एक्स क्यू को कुछ मान लेंगे तो हमको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। इसका मतलब है यहाँ पर एलिमिनेशन वाला रोल काम कर सकता है, तो हम भी वही करेंगे। हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन ये x टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 dx। क्यों लिख सकते हैं, अभी बताया ना, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए हम ऐसा किया है। और फिर हम मान लेंगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, हमेशा की तरह जैसे बनाते आए हैं। और उसके बाद दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा dt अपॉन dx, सही है ना। हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर dx के बिहाफ में dt, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, इतना मिल जाएगा हमको। अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx पूरे बिहाफ में dt लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर dx के जगह पर हम dt लिख सकते हैं अपॉन एक्स क्यूब के जगह पर हम t लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। अगर फॉर्म याद है तो वो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका होता है क्या, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की जगह पर तो 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो x के जगह पर तो t ही है ना, तो हम सीधा इसका जवाब नहीं लिख सकते कि tan इनवर्स t प्लस सी, सही है, क्योंकि a की जगह पर 1 है जो कि यहाँ पर कोई रोल नहीं निभा रहा है, मतलब 1 है तो है, इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं दे रहा। और हम इसको लिख सकते, देखो एग्ज़ाम में ना यही सब पॉइंट है। जल्दी के चक्कर में होता क्या है बाबू कि हम लोग यहाँ पर जल्दी बनाने के क्रम में, जैसे हमको ये लगता है ना, और हम फिर ध्यान जाता है कि आपके बगल में जो बैठा हुआ वो बहुत तेज़ी में बनाया जा रहा है, बहुत तेज़ी में चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको लगता है कि चलो जल्दी से चलते हैं। इस वजह से जल्दी करने के चक्कर में हम लोग अक्सर ऐसा जगह पर मैथ को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर पेशेंस है तो आप आराम से इसको रीचेक करेंगे कि टी मेरा कुछ है ही नहीं, टी के बिहाफ में भी कुछ रखना पड़ेगा, वो कौन है, एक्स क्यूब है और प्लस में सी है, तब जा कर के हम फुलफिल कर पाएंगे रिक्वायरमेंट को जो हमसे पूछा गया है।
उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इत्मीनान। प्रश्न बनाते समय इत्मीनान होना, पेशेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर से हम प्रश्न लिख रहे हैं, वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ पर सर्कल करके रखे हुए हैं, है ना। ये सर्कल क्यों किया गया है? ये सर्कल इसलिए किया गया है ताकि आप ध्यान देखो ये प्रश्न फिर क्यों ज़रूरी है। हाँ, और जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये प्रश्न भी तुम जान रहे होगे, ये भी जान रहे होगे, ये भी जान रहे होगे, ये भी जान रहे होगे, फिर ये सोच रहे हो कि हम फिर आज का टाइम पास क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए ये मेरी इनसिक्योरिटीज़ है। हमको डर लगता है कि पता नहीं तुम याद रख रहे हो इस चीज़ को या भूल रहे हो। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्कल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि ये प्रश्न में या एक तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या जानकारी मिलता है और यही प्रश्न क्यों ज़रूरी है। ये प्रश्न या फिर ये प्रश्न ज़रूरी क्यों रहा था। ये प्रश्न हर एक सवाल किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन को सिखा रहा है आपको, इसके डिफरेंशिएशन की एबिलिटी को सिखाएगा और साथ ही आपको ये फंक्शन आगे ले जाकर यूवी, आइलेट, इन सब चीज़ों पर ले जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का और वो सवाल तुमको कहाँ लेकर के जा रहा है, उसमें तुमसे 2 और 3 बातें पूछ ली जा रही हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। ये क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये तो ये एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछा, उसमें आपको वो सापेक्षता पूछा और साथ में एक सही तरीके का रिजल्ट आपसे मांगा। इसलिए ये प्रश्न 2 नंबर में ज़रूरी लगता है कि हाँ ये नहीं आया तो इसके परिधि पर प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन वो पूछेंगे इसी तरह का कोई सवाल। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो पैंडेमिक जो चला ये इस ईयर तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ना तो ज़्यादा हाई लेवल पर है ना लो लेवल पे, तो मिड लेवल पढ़ाई हुई है, तो इस तरह से सवाल रह सकता है। अब मेरा बस काम इतना सा है कि हम तुमको बार बार पोक कर दें, बार बार तुमको एक बार ध्यान में ले आएँ कि इस तरह का रह सकता है। तो मेरी इन सारे बातों को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। हम थोड़ा सा ज़्यादा बकबक कर रहे हैं, तुम देख लोगे इसको, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि मान लिया साइन इनवर्स x बराबर t मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो लाइन हमको यहाँ पर लिखना है कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या मिल जाएगा dt अपॉन dx। अब हम इधर लिखेंगे, इधर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा नीचे आएंगे तो ये कट जाएगा। देखो बाबू यहाँ पर हम देख रहे थे फ्रेम में ये कट गया है, x माइनस साइन एक्स प्लस सी है, तो देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा हल भी कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू और dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने इक्वेशन पर। यहाँ देखो इसका बात बाद में करेंगे, ठीक है। x साइन इनवर्स x के बिहाफ में तो हम मान चुके हैं t, और हर के रूप में वैल्यू पहले से गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, और उसके बाद dx है, और इस dx का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। वो क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dt, सही है ना, क्लियर है बात। अब मेरे पास जो बचा है वो है एक्स टी dt। इस एक लाइन को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो क्या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन टी? हाँ लिख सकते हैं, इन्वर्स से इधर आएगा तो साइन टी बनेगा। इस x की जगह पर हम रख देंगे क्या साइन टी डॉट टी डी टी। आ गया ना u डॉट वी। क्यों ना पूछे ये प्रश्न, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, है ना, इसलिए ये प्रश्न अच्छा है। इसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग पहले पढ़े हैं, उसका नाम था आइलेट। आई किसको बोलते थे? इनवर्स को बोलते थे। एल किसको बोलते थे? लॉगरिदमिक बोला जाता था। ए किसको बोलते थे? अलजेब्रिक को बोलते थे। टी किसको? ट्रिगोनोमेट्रिक को बोला गया, है ना। और ई किसको कह रहे थे? एक्सपोनेंशियल को कहा गया। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम क्या पाते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो यहाँ है और अलजेब्रिक पहले है।
दिख रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में है। इसका मतलब है u का फॉर्म ये निभाएगा और v का फॉर्म, क्योंकि u पहले आता है, इसका मतलब है u हम किसको बनाने वाले, अलजेब्रिक को, और v किसको बनाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, रीअरेंज कर दें। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t एंड dt। हमको ये हल करना है, और ये हम तब हल करेंगे जब हमको ये मालूम होगा, इंटीग्रेशन u डॉट v dx है, ध्यान। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u v u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ v का dx। यही तो था, मतलब इसका होल dx। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले u है बाहर, देख लो, है ना, u बाहर, तो u कौन है, t को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पर कौन है, साइन t dt, क्योंकि x नहीं है, ये t के फॉर्म में है ना, वो x था तो x लिख रहे थे, ये t के फॉर्म में है, dt, सही है। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u की जगह पर कौन है, t, तो dt अपॉन dt। इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे कौन है, साइन t dt का होल dx, यानी होल t। देखो है ना, फॉर्मूला पर एकदम रखा हुआ। तो आगे क्या, t साइन का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस t माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस का t dt, सही है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस का t कॉस t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t यानी कि साइन t प्लस c, जो भी है कांस्टेंट आप p के जो भी रखना चाहते हैं रख लें। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा माइनस को अंदर कर देते हैं, इसको हम साइन t माइनस का t कॉस t प्लस c ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। और साइन t है तो साइन और t की जगह पर जो हम t का वैल्यू कहीं पर तो माने थे साइन इनवर्स x, तो रख दें इसको साइन इनवर्स x t की जगह पर, और माइनस का ये क्या है t cos t, तो t की जगह पर फिर से रखेंगे साइन इनवर्स x cos t, सही है ना, और साथ में क्या है प्लस का c। देखो यहाँ से हमको और रिजल्ट मिलेगा, ये x मिल जाएगा माइनस साइन इनवर्स x cos t प्लस c, ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इसको तुम और भी एक्सपेंड कर सकते हो, x का रिजल्ट निकाल सकते हो, साइन इनवर्स x को यहाँ जाकर रख सकते हो, मतलब बहुत तरह का है, बट ये भी तो मेरा आंसर है, गलत क्या है। क्लियर है बात, तो ये भी तुम जानते ही होगे बाबू, हम बस इसको एक बार तुमको रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना। तो इसको भी तुम स्क्रीनशॉट लो और वीडियो पॉज करते हैं। यहाँ हमसे गलती हो गया है, ये देखिए यहाँ इसको टी छोड़ दिए हैं, अभी जब हम आंसर मिला रहे हैं तो ये मिल नहीं रहा है आंसर, तो यहाँ पर हमसे गलती हुआ तो हम उसको सुधारेंगे ना। कैसे सुधारेंगे भाई, तो गलती हुआ तो उसको अलग कलर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे गलती हुआ है। x माइनस साइन इनवर्स x, ये जो कॉस टी है तो हमको t को एलिमिनेट करना होगा, तो t की जगह पर हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, साइन इनवर्स x रख सकते हैं, या हम इस कॉस टी को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। देख लो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी है तो x बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स x, और 1 माइनस कॉस, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और साइन t का वैल्यू कितना है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो हम तुमको आंसर भी भेजे होंगे तो उसमें हम यही वाला भेजे होंगे, क्योंकि हम बुक से क्वेश्चन दिए हैं ना, तो उसमें हम यही वाला आंसर दिए होंगे, तो तुम कंफ्यूज मत होना। हुआ क्या अभी हमसे कि ये जो साइन टी था उसका कॉस टी तो कर दिया, और फोकस्ड मेरा इस वाले टी के लिए रहा, इस वाले टी को हम ध्यान ही नहीं दिए कि यहाँ पर टी, हमको लगा कि वो एक्स के फॉर्म में, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस मेथड के इस्तेमाल से हम हल कर सकते हैं, जो किया है हम यहाँ पे हल। क्लियर है कि कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन टी का फॉर्म तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ना एक्स,
तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यानी इसको एक्स के पदों में और साइन के पदों में हम उसको व्यक्त कर दिया। ठीक है ना, ये हम ध्यान नहीं देते इसलिए हमसे ये गलती हो गया था, ये दोनों लाइन, अदरवाइज सही है बना हुआ। ठीक है ना, अब ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना बाबू, ये लिमिट वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन में आएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब डिफरेंट इंटीग्रेशन का बात हो और साथ में सब्सटीट्यूशन भी आए तो चेंज ऑफ लिमिट काम करने लगता है, लिमिट में बदलाव काम करने लगता है। तो हैव पेशेंस, धैर्य से कोशिश करते हैं इसको बनाने का। इसमें लगता है बस एक ट्रिगर होना चाहिए था, एक गन जैसा शेप हो गया है, नहीं खैर हमको लगता है कि बोर्ड फिल होगा और हमको लगता है रिक्वायरमेंट भी हम लोगों का पूरा हो ही जाना चाहिए। खैर बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू, log x को ही मानेंगे, क्योंकि जैसे हम log x को वैल्यू मानेंगे तो ये x एलिमिनेट करेगा, हटेगा। देखिए कैसे, तो मान लिया कि log x इज इक्वल टू t, है ना, और दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप कॉपी में ज़रूर मेंशन करेंगे, तो ऐसा होगा, ये 1/x हो जाएगा और ये dt/dx रह जाएगा। उसके बाद dx का वैल्यू हो जाएगा x इंटू dt, यानी dx के जगह पर हम x इंटू dt रखेंगे। आइए अब अपने मैथ पर, ये कह रहा है इंटीग्रेशन 2 और 3 के लिए, है ना, dx के जगह पर हम x dt लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे x ऑलरेडी गिवन है और log x को तो हम ऑलरेडी t मान चुके हैं। इंटीग्रेशन 2 3 dt t काम नहीं करेगा, dt/t काम नहीं करेगा ये लिमिट, तब हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ लिमिट, लिमिट में करना होगा क्या, बदलाव। क्यों करना होगा लिमिट में बदलाव, क्योंकि ये जो लिमिट है ये x फंक्शन के लिए है और अब मेरा फंक्शन किसके फॉर्म में बदल चुका है, t फॉर्म में बदल चुका है। अब हमको बदलना होगा, तो बारी बारी से हम उस लिमिट को यहाँ रख करके चेक करेंगे। ठीक है, कि अगर x कितना था पहले, देखो यहाँ पे 2 था, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से लिमिट, यहाँ पे लिमिट नहीं होगा क्योंकि हमको पहले लिमिट में बदलाव करनी है, तब यहाँ रखा सकता है। ठीक है, तो अगर x बराबर कितना था भाई, 2, लोअर लिमिट के लिए चेक करते हैं। जब x बराबर 2 था तो t का मान क्या निकलेगा, x बराबर 2 था तो t का मान क्या निकल जाएगा, log 2 हो जाएगा। सही है, अगर x का मान कितना था, 3, मैक्स लिमिट, तो t का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। सही है ना, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू क्या रखने वाले हैं, इसको लाइन को ही हम मिटा देते हैं पूरा का पूरा, है ना, ताकि एक ही बार में जो कंक्लूड है वो पूरा आ जाए यहाँ पर। तो अब जो मिलेगा हमको वो मिलेगा इंटीग्रेशन, ऊपर में है dt, नीचे है t, और लोअर लिमिट जो 2 था उसके जगह अब कौन रहेगा लोअर लिमिट के रूप में, log 2। अपर लिमिट जो 3 था अब कौन रहेगा, log 3। तो तुमको क्या लगा कि सिर्फ सिंपल सा लिमिट रख करके मैथ बनाने वाला दे देगा, वो 2 नंबर इतना ईजिली छोड़ देगा तुम्हारे लिए? तभी तो हम यहाँ से क्या बात कर रहे हैं, वही बात तो कर रहे हैं कि प्रश्न का चुनाव वो कैसा कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा प्रश्न देंगे तुम्हारे सामने जिसमें एक प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न हो। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी देखा गया और लिमिट रखने की एबिलिटी भी देखी जाएगी, साथ में चेंज ऑफ लिमिट की एबिलिटी भी, कि क्या आप एक छोटा सा प्रश्न देकर के तुमको लालच, ताकि तुम उस प्रश्न को बनाने के लिए अटेम्प्ट करो, और जैसे ही तुम अटेम्प्ट करो तुम्हारे अंदर की सारी योग्यता एक साथ चेक कर ली जाएगी कि तुम क्या क्या चीज़ समझ रहे हो। हालांकि तुम मेरे बात को अच्छे से समझ रहे होगे, तो अगर समझ रहे हो तो स्किप करो, और नहीं समझ रहे हो तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुम तैयार रहो कॉन्सेप्चुअल होकर के, पूरा किताब बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो तुमको इस तरह का काम तुमको बार बार करना पड़ेगा। किस तरह का काम, इस तरह से मैथ्स को बनाना, हम तुमको अरेंज करके चीज़ें देंगे, कोशिश मेरा पूरा रहेगा। तुम उन प्रश्नों को इस एतबार से चेक करो, यहाँ पर बदलाव दिखा, यहाँ बदलाव दिखा, तो दिमाग को प्रिपेयर करो, एक्टिव करो इस पॉइंट के लिए कि एट द पॉइंट ऑफ चेंज, जिस समय जिस क्षण वो बदलाव दिखलाना चाहेगा, हम तैयार हैं उसके लिए। चेक रहना, तैयार रहिए एकदम। देखो यहाँ पर बदलाव हो चुका है, अब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो
रिजल्ट क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग इस मैथ को बना देंगे और फिर वो 3 और 2 को ही रहने देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसका क्या हो जाना है, ऑब्वियसली log t होगा ना। क्यों, 1/x dx इंटीग्रेशन इज कॉल्ड log x। तो log t कहाँ से कहाँ तक, तो log 2 से लेकर के log 3 तक, मीन टू मैक्स। चलो रखें। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहाँ रखाता है, वो चर मान पर, वेरिएबल्स पे रखाता है। तो हम भी रखेंगे log जैसे है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इस t के जगह पर अब रखा जाएगा कौन, log मैक्स यानी कि 3 माइनस इस चर मान के जगह पर रखा जाएगा, पहले तो log लिखेंगे जो आगे लगा हुआ है, और इस t के जगह पर रखा जाएगा कौन, मिनिमम। अगर लिमिट रखने आता है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो log रहेगा ही, और इस चर मान के जगह पर एक बार मैक्सिमम वैल्यू माइनस log रहेगा ही, एक बार इस चर मान के जगह पर मिनिमम वैल्यू रखा जाएगा। ये है फॉर्मूला किसका, log m माइनस log n क्या देता है, log m/n देता है। इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने पर यहाँ रखेंगे। तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा log m के जगह पर कौन है, log 3 है, अपॉन log n के जगह पर कौन है, तो log 2 है, और यही मेरा आंसर भी कहलाएगा। देखिए तो प्रश्न कैसे बना है। इसलिए अब यहाँ पर तुमको क्या क्या चेक कर दिया, देखो बाबू, एक तो सब्स्टिट्यूशन चेक किया, दूसरा चेंज ऑफ लिमिट का तरीका तुमको बताया है, लिमिट रखने का तरीका बताया है, और चौथा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, log का बेसिक फॉर्म आपको पता है या नहीं है उसकी भी जांच कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये प्रश्न भी मेरा फेवरेट होता है। तो इस तरह से तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे कलेक्शन जितने भी हैं क्वेश्चंस के, तुम सारे क्वेश्चंस को देखो, एक खास पॉइंट पर एक खास वैलिडेशन के साथ ये सारे सवाल तुम्हारे सामने आज रखे गए हैं। क्या है, हर एक प्रश्न का तुमको सिर्फ लिमिट वाला होता तो तुमको सिंपल सा इंटीग्रेशन x dx और 2 से 3 तक रख देता, बोलता बनाओ, लेकिन नहीं, वो तुमको इतना सा आसान से सवाल क्यों पूछेगा, 2 नंबर देने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन क्यों पूछेंगे, कोई रीज़न तो नहीं है। रीज़न होता क्या, जब पैंडेमिक होता तो एक अच्छा रीज़न था इजी क्वेश्चन पूछने का, बट पैंडेमिक नहीं है, 8 महीना से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, इसका मतलब क्या है, सिलेबस कम है, सिलेबस कम कवर अप हुआ है, वो भी समझ रहे हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछो जिसमें एक के अंदर दूसरा बात छुपा रहे। कोई भी देखेगा तो बोलेगा तो बहुत इजी है, लेकिन अंदर में देखिए क्या है, कोई भी देखेगा यह तो बहुत इजी है, बट अंदर में देखिए एक के अंदर दूसरा। ये प्रश्न उस बंदे के लिए बिल्कुल नहीं है जो आईलेट नहीं समझता, ये प्रश्न उस बंदे के लिए बिल्कुल नहीं है जो U/V नहीं समझता, लेकिन देखकर कैसा लग रहा है, ओ यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कट जाएगा बन जाएगा। नहीं, सिर्फ कट जाएगा बन जाएगा होता तो हम नहीं फंसते ना यहाँ पर, समझ रहे ना बात को, कट जाए बन जाए रहता तो हम नहीं फंसते, या फिर हमको घर से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना होता। लेकिन हम भी सोचते हैं ना कि प्रश्न लिखो और उसको बना कर देखो, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, फिर अभी हम आंसर मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि तुम लोगों को हम क्या आंसर भेजें। कुछ बच्चे का सवाल हो सकता है कि आप जब असाइनमेंट का ही सॉल्यूशन दे रहे हो तो सिर्फ प्रश्न संख्या लिखते चलिए और बनाते चलिए, लेकिन नहीं, हो सकता है आज से 2 साल 4 साल 6 साल के बाद या 8 साल के बाद जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए प्रश्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हम उनको वो कागज़ प्रोवाइड थोड़ी ना करा पाएंगे, इसलिए प्रश्न के साथ हम ये चीज़ दिए हैं। फिर से स्क्रीनशॉट लो, हम फिर से वीडियो पॉज कर रहे हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रहा तो। डायरेक्शन कोसाइन निकालना ये तुम जानते हो अच्छे से ना, फिर भी अभी हाल फिलहाल पढ़े हैं हम लोग, इसलिए हम इसको दोबारा बता देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होता है बाबू, इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लो। अच्छा, इसका तरीका है ना, आप उतना क्यों करेंगे, एक ही साथ लेके चलते हैं। तो एक हो जाएगा 3 जो x है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, x/√x² प्लस y² प्लस z², एक वैल्यू ये बनता है। दूसरा कौन होता है, y/√x² प्लस y² प्लस z²। तीसरा वैल्यू कौन होता है बाबू, z/√x² प्लस y² प्लस z², यही है ना। इसी को बोलते हैं ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इसी को तो बोल रहे होते हैं हम लोग, क्या थीटा के रूप में होता है तो कॉस अल्फा, ये क्या कहलाता है बाबू, कॉस बीटा, ये क्या कहलाता है बाबू, कॉस गामा, सही है ना। खैर, हमको अल्फा बीटा गामा एंगल पे नहीं है बात, हमको IJK के रूप में, तो हम IJK के रूप में देखेंगे। और x कौन होता है, ये x है, ये y है और ये z है, सही है ना। तो मेरा हो जाएगा 3/√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, देख लीजिए यही होगा ना। दूसरा है -4 में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा
12 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। सही है ना। अब इसको हल करेंगे तो 16 9 25 और 144 यानी 169। तो 169 कितना हो जाएगा 13 का, तो ये हो जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। यही होगा इसका रिजल्ट। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे अभी सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। देखो कोसाइन निकालने के लिए कोई ख़ास ये नहीं है दिक्कत, कोसाइन भी निकाला जा सकता है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना बाबू, क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए कोसाइन निकालने के लिए, कि अगर कोई सदिश इस प्रकार से परिभाषित हो तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिफाइंड एज डायरेक्शन कोसाइंस। सही है ना। ठीक, चलो इसको भी नोट करो, आगे देखते हैं फिर पॉज करके। देखो ये जो प्रश्न है बाबू, ये वाला, इस प्रश्न में ये क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट के सेक्शन नंबर 23 में, प्रश्न संख्या 23 में है। और हाँ, ये प्रश्न संख्या 23 में है और हो सकता है कुछ डिजिट्स उल्टा पुल्टा चला लिख गया 2i 3j प्लस 4k, वो भी है, डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के साथ है 3i माइनस 7j प्लस 8k और क्रॉस प्रोडक्ट साथ है 5i माइनस 4j प्लस 12k। सही है ना। तो इसका लिख दिया गया प्रश्न के आगे मान ज्ञात करें। तो जो मान ज्ञात करने हैं तो यहाँ देखो हम बताए थे कि क्रॉस और डॉट में क्या फ़र्क होता है। डॉट प्रोडक्ट वैल्यू देता है, क्रॉस प्रोडक्ट दिशा दे रहा था, कैप एन, अगर तुमको याद हो तो। सही है ना। तो अगर वो कैप एन दे रहा है तो हमको वो कैप एन यानी दिशा नहीं बोला, दिशा कहाँ था, बाहर की ओर अंदर की ओर, बट यहाँ पे दिशा नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है हमको मान ज्ञात करें। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, मान ज्ञात करने के लिए जो मेरे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डॉट प्रोडक्ट। सही है ना। और डॉट प्रोडक्ट तो एक ही को बोल रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट बोला, यानी मान केवल इन दोनों के बीच में निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जब मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला काम, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, जब मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला काम है क्रॉस प्रोडक्ट करना, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो सदिश दिशा आपको प्राप्त होगी i j k के फॉर्म में, उसका हम डॉट लगा देंगे ताकि हमको वैल्यू प्राप्त हो जाए। बात फ़र्क समझ में आ रहा है ना दोनों में। अगर हम पहले डॉट लगाते हैं यानी पहले ये वाला काम करते हैं तो हमको एक अदिश राशि मिलेगा यहाँ से और एक सदिश। समझ गए बात को। वैल्यू नहीं प्राप्त होने वाला, वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पहले हल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। जब इनको हल करेंगे तो सदिश राशि ही प्राप्त होगी, ये भी सदिश है, दो सदिशों का फिर क्या बन जाएगा, अदिश घटक। तो वैल्यू क्या मिलेगा, मान के रूप में। बात समझ में आ रहा है ना। क्यों दिया प्रश्न तुम खुद समझ लो, अब तक शायद समझ में भी आ गया हो ये प्रश्न क्यों हो सकता है। इसलिए हो सकता है अलग से वो तुमसे डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछने वाले, अलग से वो तुमसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछने वाले, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम लॉस होगा और उनका 2 मार्क्स भी फालतू में बर्बाद होगा। वो नहीं चाहेंगे कि उनका 2 नंबर बर्बाद हो। तो वो उसको सिर्फ साइकोलॉजी को समझो ना, तुम साइकोलॉजी को समझो, प्रश्न देने वाले के साइकोलॉजी को समझो। वो क्या कहना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है कि तुम्हारे पास चुनाव कर पा रहे हो, तुम एबिलिटी है तुमको चुनने का, कैसे तुम चुन पा रहे हो। तो हमको क्या लगा, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और वही से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और क्रॉस निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस निकालने का तरीका क्या है, i j k 3 माइनस 7 8 5 माइनस 4 एंड 12। सही है। ये क्या निकला वैल्यू, इनका और इनका, और साथ में ये तो ऑलरेडी गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखिए है ना इनके साथ डॉट में, बट ये दोनों आपस में क्या है, क्रॉस में। फर्क समझ में आ रहा है ना। अब यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश मिलने वाला है हमको, यानी यहां से हमको रिजल्ट मिलेगा, i को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 और प्लस 32, माइनस j को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 40, प्लस k को बाहर कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा माइनस 12 प्लस 35, और यहाँ तो डॉट के साथ ये ऑलरेडी विराजमान है 2i प्लस 3j प्लस 4k। सही है ना। अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 3 गया 5, 52i, लेकिन माइनस में
आई डॉट प्रोडक्ट के साथ है बाबू, है ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4j, और ये हो जाएगा प्लस 23 के। देख लें एक बार, रीचेक कर लें, -84 प्लस 32। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में हम बता चुके हैं आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे 0 हो जाता है, इसलिए हमको इसको इससे गुना करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आई वाले को आई से गुना करेंगे, जे वाले को जे से गुना करेंगे, और के वाले को के से गुना करेंगे। जाकर के जो हम पढ़े थे सदिश जो हम पढ़ाए थे, शायद उसमें 1-2 दिन का हम टाइम भी लिए थे, तो तुम उसको एक बार देख लोगे अगर समझ में ना आए तो। 2 को इससे गुना करेंगे, माइनस का 104 मिल जाएगा, 3 से करेंगे 12 मिल जाएगा, 4 से करेंगे 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9 मिल जाएगा। हल करेंगे तो माइनस का 104 और ये हो जाएगा 2 2 4, अल्लो ये तो ख़त्म हो गया, 0 आया आंसर। देख लोगे कि हम असाइनमेंट में कौन सा आंसर लिख करके भेजे हैं, असाइनमेंट के पेज से ही देख लोगे, ठीक है। तो लो, तुम्हारे पास क्वेश्चन तैयार है। एबिलिटी समझ में आया ना, क्या सिखा दिया, वो सिखाया है। डॉट एंड क्रॉस मान निकालने के लिए किसको आप प्रीफर करेंगे, तो हम तो भाई इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि हमको मान निकालना है, ठीक है। जब बोलेगा दिशा तो इसका मतलब पहले इसको हल करेंगे, फिर यहाँ पर मान लेते हैं हमको मिला कितना, इन दोनों को गुना करके हमको मान लेते हैं कि मान ज्ञात करने के लिए नहीं मिलेगा, सदिश प्राप्त करने के लिए मिलेगा। तो पहले इनको हल करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 4 8 32 हो जाएगा, 32 6 38 में से 21 चला जाएगा 17। तो यहाँ पर हमको मिलेगा केवल 17 × 5i माइनस का 4j प्लस का 12 के। ये मेरा आंसर हो जाएगा 85i 17 चौका 68j और 17 × 12 के। तो सदिश के ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्रॉस को पहले हल करो, लास्ट में डॉट लगा दो। क्लियर, चलो इसको भी अगर समझते हो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कह रहा है कि P का मान ज्ञात करना है। P कहाँ पर है, यहाँ है, ये P नहीं है भाई, ये 9 है, ध्यान रखिएगा। P का मान ज्ञात करना जिससे रेखाएं जो है, रेखा है लाइन से। अच्छा ये जो है ना 3D में इस बात का ध्यान रखोगे बाबू, रेखा और समतल तल ये सब कुछ अलग अलग शब्दावली होने वाला है जो हमको मिलेगा आगे। हालांकि अभी हम लोग समतल या तल वगैरह नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम सिर्फ रेखा तो पढ़ा है ना, तो इनका ध्यान रखिएगा ज़रा सा, है ना। यहाँ पे वर्ड आ चुका है रेखाएं, तो रेखा के लिए अलग केस है, उसको ध्यान से देखोगे। तो P का मान ज्ञात करना है जबकि 2 रेखा का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब रेखा का समीकरण क्या कहता है, रेखा का समीकरण ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। अगर ध्यान हो तो ये कहलाता है x - x1/a1, सही है, और बराबर होता है y - y1/b1 एंड z - z1/c1। ये पहला वाला रेखा हुआ। फिर दूसरा वाला रेखा का क्या बनाया गया है, तो x - x2/a2, और यहाँ पर सब 2 ही बनाएंगे, y - y2/b2 और z - z2/c2। यहाँ हम क्या देखते हैं, हमको ये जो पॉइंट दिया गया है x1 y1 z1, ये वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे वो रेखा क्रॉस कर रही होती है, और ये दिक् अनुपात के रूप में काम कर रहा होता है। ये वो पॉइंट होता है जिसके समांतर वो रेखा होती है, जिसके समांतर गुजर रही होती है, ये उस रेखा का दिक् अनुपात होता है। इसको हम रेखा का दिक् अनुपात बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये दूसरी लाइन के बारे में भी होगा कि वो लाइन x2 y2 एंड z2 से गुजर रही है जिसका दिक् अनुपात a2 b2 c2 है। ये a2 b2 c2 उसका दिक् अनुपात भी हो सकता है, या फिर उसी के जैसे दिशा से होकर गुजरने वाला दूसरा कोई भी रेखा, ठीक है, उसका दिक् अनुपात। हम लोग दिक् अनुपात को समझे थे अगर ध्यान हो तो जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल, कौन सा गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सही है ना। जब 2 लाइन एक दूसरे के, सिंस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 की जगह पे 2 है, a2 की जगह पे 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस b1 के जगह पे 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस c1 के जगह पे p है, यहाँ 2 है, यहाँ 2p इज इक्वल टू 0। 6 4 10 2p 5, समझ गया ना। तो वो निकल गया p का मान, बस ऐसे निकाल लेना है, बहुत भारी क्वेश्चन है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस लाइन में आपको क्या सिखा के चला गया, वो बता दिया कि दिक् अनुपात पहचानने आपको आना चाहिए और एक छोटा सा
छोटा सा नियम, क्या है नियम, कि सिंस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, और अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा। लिख देना है, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों का अदिश गुणनफल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इसलिए बराबर 0 करेंगे। ठीक है, इसको भी कर लेंगे नोट। बाबू इस फंक्शन इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान था, हम लोग इसको पहले बना चुके हैं, लेकिन हम तुमको थोड़ा हिंट दे देंगे क्या क्या काम करना पड़ता है। इसमें 0 to a का फॉर्म लगता है, सही बात है, लगता है भाई। और क्या लगता है, 0 to a fx dx क्या होता था, ये होता था 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ, ये फॉर्मूला होता था, ये लगता था बार बार, अब बार बार लगा ये फॉर्म। ठीक है, लगा है भाई। अब हम लोग इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, मतलब इसको हम लोग आगे हल करने का कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं आगे हल। ये काम कैसे कर रहा है ये फंक्शन हमको देखना होगा। तो सबसे पहले बाबू, इस तरह के मैथ को बनाने के लिए ये तो नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे जगह है, इसलिए हम थोड़ा स्केच चेंज कर लें, ब्लैक रख लेते हैं, सही रहेगा, है ना। देखो, इसमें सबसे पहले आई बांधते हैं। आई इज इक्वल टू जो क्वेश्चन होता है उसी को मान लिया जाता है। तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी चेक करना पड़ता है कि फ्रेम काम कर रहा है भी कि नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे इस फॉर्मूला को, 0 to a fx, तो x है तो x की जगह पे a माइनस एक्स लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x बाबू, तो tan और x के जगह पे हम रख सकते हैं π/4 माइनस एक्स dx। सही है, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। 0 से π/4 log, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको हम लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b dx। काम करेगा ये। i इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, tan π/4 1 होता है, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, सही है, dx। हाँ, इतना ही तो मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा। इसको हम थोड़ा सा और हल कर सकते हैं अंदर में, भिन्न का जोड़ वगैरह का फॉर्मूला लगा करके। देखिए तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। हम इसको और एक लाइन बढ़ाएंगे, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, log ये हो जाएगा 2/1 प्लस tan x और साथ में है dx, और इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गया। अब इससे ज़्यादा हल क्या करेंगे, अब इसको फिर हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर से हम वहीं पहुंचने लगेंगे। तो ये फिनिश लाइन है इसका। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1, देखो इस तरह का जो फंक्शन वाला प्रश्न होता है ना, इसको बनाने का एक सेट पैटर्न है, आप उसी से इसको बना रहे होते हो और बहुत आसान तरीके से बन रहा होता है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब क्या है दोनों इक्वेशन में, तो LHS कंटेंट i प्लस आई हो गया, i प्लस आई। इधर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan x, यही है ना, dx, प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन का 0 π/4 log 2/1 प्लस tan x, सही है, dx। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ बना रहे हैं हम इसको ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 2i
2i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम इसको log 1 + tan x प्लस log 2/1 + tan x लिख सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। log m प्लस ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों वैल्यू भी तो आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों वैल्यू आपस में जुड़ गए। लेकिन ये फॉर्मूला देने लग जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? log m प्लस log n। कौन सा फॉर्मूला दे रहे हैं? log m प्लस log n का मतलब होता है log m गुने log m प्लस log mn, m गुने n, ये फॉर्म होता है ना। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2i का रिजल्टेंट मिल रहा है 0 से π/4 log m प्लस log n इज इक्वल टू log m गुने n। तो m के जगह पर कौन है? 1 + tan x इंटू log m गुने n। n के जगह पे कौन है? 1 + tan x। यही है जी, हाँ यही है, कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है? हमको मिला 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2dx। सही है? हाँ सही है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 2i, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, log 2 इंटीग्रेशन, सॉरी log 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx। सही है। 2i इज इक्वल टू, ये क्या रिजल्ट दे रहा है? ये देगा log 2, अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम π/4। सही है। यहाँ से मैथ हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से मैथ तुम बनाओ, ठीक है। क्या होना अगला? x के यहाँ पे π/4 - 0, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 log 2, i इज इक्वल टू π/2 का क्या होगा अब तुम सोचो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए तुम इसको देखो, इस सेट पैटर्न है ना, ये एक फॉर्म है और उसके बाद एक सेट पैटर्न है। जो क्वेश्चन दिया रहता है आप उसको पहले वैल्यू मान लेते हो, फिर आप उसको हल करते जाते हो। आई निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि यही ना आई है, यही ना आई है, और आई जो यही तो प्रश्न को हल करना है, इसलिए आई आपको निकालना है, ना कि 2i आपको निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि हम 2i ही यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो इससे हम लोगों का ये जो उत्तर होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ज़रा सा वो। देखो x के किन मानों के लिए, ये असाइनमेंट सेक्शन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है। x के किस मान के लिए फंक्शन दिया गया है, का मान बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। तो बढ़ता हुआ मान को चेक करना और घटता हुआ मान चेक करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पर y का जो रिजल्ट दिया गया है x³ - 5x और +3 का हम dy/dx लिख देंगे, जो वैल्यू हो जाएगा लगभग 3x² - का 5। यही होगा ना। क्वेश्चन सही लिखे हैं क्या? प्रश्न सही लिखा गया है। 1 मिनट से हम चेक कर लें। 36 नंबर, 1 मिनट उसका पॉज करके हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बाबू, गलती हुआ है हमसे प्रश्न लिखने में, वो हमको दिखा है यहाँ पर, ये यहाँ गलती हुआ है प्रश्न में, तब तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न है x² के रूप में, तो ये हो गया, तो इसका हो जाएगा 2x - का 5। अब पहला कंडीशन है बढ़ रहा है, तो जब dy/dx का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2x - 5 का वैल्यू 0 से बड़ा हो, और ये असमीका है, इसको हल करना होगा। तो दोनों ओर 5 जोड़ने पर तो इधर 5 आ जाएगा, फिर दोनों ओर 2 से भाग देने पर ऐसी कुछ केस बनेगा ना। तो यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन आएगा किसके? 5/2 के। हल करके देख लो तुम, ठीक है। तो x के किस मान के लिए फंक्शन ये है, इसका मान बढ़ेगा, तो x का जो मान होगा वो 5/2 से बड़ा होना चाहिए, तो वो बढ़ रहा होगा। दूसरा कंडीशन है घट रहा होगा, तो घटेगा कब भाई? जब इससे आगे में बढ़ रहा है तो घट रहा होगा, सही है ना। बन गया, चेक हो गया, यही काम था छोटा सा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस तरह के प्रश्न को, पता नहीं क्यों, बट अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्न को। अंडर एस्टिमेट किया गया है इस तरह के प्रश्न को, ठीक।
11 में भी पढ़े हैं और थोड़ा बहुत तो हम इसको 12th में भी पढ़े हैं, कोई भारी काम नहीं है। वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, द्वितीय कोटि का है ना, और x बराबर 4 पर सिर्फ स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी बाबू। ढाल यानी कि अगर ध्यान हो तो dy अपॉन dx, तो चलो ना इसका निकालते हैं dy अपॉन dx। क्या हो जाएगा ये दे देगा 2x, क्या दे देगा ये दे देगा 2y dy अपॉन dx, ये क्या देगा वैल्यू 0। क्या हम यहाँ पर से लिख सकते हैं बाबू कि 2y dy अपॉन dx का रिजल्ट क्या मिल जाएगा माइनस का 2x। क्या हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx का रिजल्ट मिलेगा माइनस का 2x अपॉन में केवल 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का x बटा y। यही होगा ना ढाल, क्या और भी कुछ है? नहीं, यही होगा ढाल। देखो यहाँ पर कहाँ पे चेक करना है, x बराबर 4, तो 4 है मिला हुआ, y नहीं ना मालूम है हमको, तो हम y ढूंढ लेते हैं। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से y निकाल सकते हैं ना। हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है, इसलिए x के बिहाफ में 4 रखेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y बराबर प्लस माइनस 3। तो y का वैल्यू प्लस 3 भी होगा माइनस 3 भी होगा, बट हम सिलेक्ट करेंगे y बराबर प्लस 3 को। क्यों करेंगे? क्योंकि y का मान 0 से बड़ा वाला चुनाव करना है, तो y भी चुन लिया। ढाल का फॉर्म क्लास 11 में हम लोग पढ़े वो, तो यहाँ पर ढाल के लिए इक्वेशन कौन सा निकला है, माइनस एक्स अपॉन वाई का, तो इसका मतलब है ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई के बिहाफ में 3, और यही आंसर होगा। कितना भारी सवाल था, देखो 21 में भी इस तरह का एक सवाल आया है, और ये तो 20 या 19 वगैरह का होगा सवाल। देख लें प्रश्न को, कितना अच्छा है, अच्छा सवाल था। क्या करना पड़ता है, ढाल निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएशन निकालना होगा, dy अपॉन dx निकालना होगा, और जो भी इक्वेशन ढाल वक्र का दिया जाएगा, कर्व का दिया जाएगा, हम उसका इक्वेशन निकाल लेंगे, जो भी निकल कर आएगा। यहाँ पर x या y दिया जाएगा, x दिया जाएगा तो y, या y दिया जाएगा तो x निकालने के लिए वैल्यू को कहाँ रख देना होगा, समीकरण में रखना होगा। अगर हम ये बात नहीं भी बताएंगे तो तुम कैसे निकालोगे y, तुम खुद से एनालिसिस करो ना भाई, यही ना बचा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, निकल जाएगा। तो मोटा मोटी बात क्या ध्यान रखना है, मोटा मोटी बात ये ध्यान रखना है कि dy बटा dx ढाल है मेरा, और ढाल का वैल्यू x अपॉन वाई, यहाँ के लिए x अपॉन वाई माइनस में वो निकल गया, ठीक है, x अपॉन वाई पे निकला। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, और माइनस a से a तक जा रहा है, और हम एक फॉर्म बताए थे तुम लोगों को कि अगर फंक्शन ऑफ x, क्या बताए थे कि अगर फंक्शन ऑफ x बराबर हो जाए माइनस फंक्शन ऑफ x, तो इसको विषम फलन बोलते हैं, और इसका रिजल्ट सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये फंक्शन भी ऐसे ही कुछ है। अगर हम इसको कहें कि ये है मेरा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस साइन x एंड 2 प्लस साइन x, सही है, मान लिया, ठीक है। अगर हम बनाएं एक फंक्शन माइनस एक्स, यानी x के बिहाफ में माइनस एक्स रख करके हम चेक कर रहे हैं सिर्फ बस, तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो लॉग, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन का माइनस एक्स 2 प्लस साइन का माइनस एक्स होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि जब x के जगह पे यहाँ x है ना, तो यहाँ देखो पॉजिटिव में, नेगेटिव में थीटा है, तो ये नेगेटिव में फंक्शन के रूप में जैसे फंक्शन काम करता है, चेक करके हम तुमको कुछ दिखलाना चाह रहे थे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक लॉग 2 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स बनाएगा अपॉन 2 साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, माइनस निकल के बाहर आएगा, बाहर में ऑलरेडी प्लस बैठा है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बनाएगा dx। सही कि गलत, बस समझ में आ रहा है ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक, और ये जो वैल्यू बन रहा है ध्यान से समझोगे तो इस वैल्यू को इसके रूप में अगर हम लिखना चाहें, किसके रूप में, इसके रूप में लिखना चाहें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम अंदर में एगो माइनस डाल दें, अगर हम अंदर में एगो माइनस डाल दें तो क्या ये काम कर जाएगा, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, अगर हम अंदर में एक माइनस डाल दें तो क्या ये काम कर जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x को
फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पर अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, 1 मिनट कुत्ता भौंक रहा है, हम नहीं, डॉग भौंक रहा है, यस। तो ये हुआ मेरा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स मिल रहा है वो कहीं ना कहीं, जो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है वो कहीं ना कहीं माइनस फंक्शन ऑफ एक्स पर काम कर रहा है? देखो तो, कहीं ना कहीं वो मेरा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स पे काम कर रहा है, दिख रहा है कुछ। फंक्शन ऑफ एक्स ये हुआ और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ये हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा है, थीटा की एंट्री कराई गई है माइनस के रूप में, तुम देख सकते हो, सही है। और ये उस फॉर्म को, उस फलन को परिभाषित कर रहा है जो ये कहता है, तो रिजल्ट क्या बना देता है, 0। अगर ध्यान है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन एकदम लास्ट पार्ट में पढ़े थे, जहां एक क्वेश्चन हम छोड़ भी दिए हैं, अभी तक अब बनाए भी नहीं है, ध्यान है। वहां जाओगे तो वहां हम एक लिखवाए हैं कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स विषम के रूप में परिभाषित हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और विषम रूप की परिभाषा यही ना है, क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ये है तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स जो मिल रहा है वो एक्स का ही तो माइनस रूप है ना, तो उसको विषम फलन बोलेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या बनाएगा, 0। तो अगर ये आई से परिभाषित है, अगर हम इसको आई से परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या मिला, 0 मिला। क्या करना पड़ा, एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, उस एक्स के जब हम माइनस में मान लेंगे तो माइनस का थीटा लग जाएगा। कोई भी फंक्शन माइनस के थीटा के फॉर्म में अगर ये बना है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो उसको प्लस बना दिया। इसको और इसको तुम तुलना करो, माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो माइनस का डिफरेंस कर दिया ना, तो आ गया ना विषम फलन के रूप में। जब ये विषम फलन के रूप में आया तो रिजल्ट क्या बना दिया, 0 बना दिया। क्लियर है बात, यस। चलो पॉज करो, नोट करो।